इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल एपिसोड शख्सियत, जिसमें हम लगातार इस शहर की ऐसी बड़ी हस्तियों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी आत्मसम्मान, मनोबल और अपने ऊर्जा के माध्यम से शून्य से शिखर तक की यात्रा को पूरा किया और जब वो ऊंचाइयों पर पहुंचे तो समाज के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन के उभरे। ऐसी शख्सियतों में आज हमारे स्टूडियो में शिक्षाविद, सरदाना इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय ललित सरदाना जी, आपका बहुत स्वागत है। एक बड़ा चेहरा और जिस तरह से शहर में क्या पूरे देवास जिले में आपकी पहचान है, एक आइकॉन है। लेकिन ये जो उपलब्धियां हैं ये ऐसे ही हासिल नहीं हुई हैं, एक लंबी यात्रा है, एक लंबा संघर्ष है, तब कहीं सूरज सा ये चेहरा चमकता हुआ सामने आया है। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपकी उपलब्धियों को जाना है और जो नाम है एक बड़ा, वो उसको जानते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे का जो संघर्ष है वो संघर्ष किस तरह का? जब तक जिंदा है संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेने के लिए भी हमें संघर्ष करना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। और मेरा तो जो पूरी लाइफ है वो पैदाइश से ही मुझे लगता है मैंने संघर्ष किया है और वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। और शायद भगवान ने मुझे बनाया ऐसा कि शायद मेरे आखिरी क्षण तक ख़त्म नहीं होगा। रोलर कोस्टर लाइफ रहती आई है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से घर से हूँ। बहुत छोटे से घर से मतलब जो बीपीएल कैटेगरी जो होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बोला जाता है, उससे भी कमतर स्तर का मेरा जीवन यापन रहा है। ऑब्वियसली पिताजी माताजी ने जो बेस्ट से बेस्ट दे सकते थे वो देने की कोशिश करी। मेरे पिताजी का पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन हमेशा से रहा, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मेरे पिताजी ने मुझे शासकीय स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है मुझसे भी बेटर फाइनेंशियल कंडीशन के कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे मेरे टाइम पर जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। बट मेरे पापा का ये था कि यार अपन अपना पेट काट लेंगे, कपड़े कम बहुत अच्छे नहीं लेंगे, ब्रांडेड की तो बात ही खैर छोड़ दीजिए आप, लेकिन हम बहुत महंगे कपड़े नहीं लेंगे, पर कम से कम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और उस तरह उन्होंने जो है उस समय मुझे जो उनकी पॉकेट में था उन्होंने मुझे पढ़ाया। ऑब्वियसली हिंदी माध्यम स्कूल में हम लोग पढ़े, है ना भाई। इंग्लिश मीडियम के लायक पैसे नहीं थे, ये कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं किया कि बिल्कुल सरकारी स्कूल में डाल दिया भाई। कहीं ना कहीं एक फील तो रहती कि थोड़ा तो अच्छा हो। मैं फिर बोलूँगा कि ऐसे कई लोग रहे होंगे मेरे टाइम पर जिनके फाइनेंशियल कंडीशन हमसे बेहतर ही नहीं, हमसे कोसों बेहतर रही होगी, बट फिर भी वो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, हो सकता है उनका इंक्लिनेशन पढ़ाई की तरफ ना रहा, मेरे पिताजी माताजी का रहा था, तो उन्होंने पढ़ाया और मैं जो है वहाँ अच्छा करता रहा। उन्होंने भी खूब, मुझे पापा ने भी पर्सनली खूब पढ़ाया, मेहनत करी मुझ पर। भगवान ने दिमाग भी शायद अच्छा दिया था पढ़ाई के लिए, तो पढ़ते रहे। और एक वो बस था कि कैसे भी करके अपने को टॉप करना है। टॉप क्यों करना, उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मेरे पिताजी ने ना गजा गियर्स में काम किया। गजा गियर्स एक बड़ी कंपनी, आपको पता है। और वहाँ का एक पॉलिसी थी कि अगर वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका बच्चा अगर टॉप 5 में आता है तो वो साल भर की पूरी फीस वापस कर देते हैं। मतलब एक तरह से स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, वजीफा, आप जो कहना चाहे वो हो सकता है। मान लीजिए मेरे 2nd क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ और मैं अगर टॉप 5 में आता हूँ तो पूरे साल भर की 2nd क्लास की जितनी भी फीस थी, ऑब्वियसली वो तो क्लास के दरमियान ही दी जाएगी, लेकिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो मुझे वो पापा को सैलरी के साथ में मिलाकर दे दी जाएगी। उसमें स्टेशनरी के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते थे। तो पापा ने बता रखा था भैया कि तू अच्छा पढ़ लेगा, टॉप 5 में आ जाएगा तो तेरे जो पैसे हैं पढ़ाई के वो वापस मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चेष्टा होती थी। और चेष्टा ये रहती थी कि अपन टॉप 5 की नहीं बोलते, टॉप बनने की सोचो, क्योंकि टॉप बनने की सोचेंगे तो टॉप 5 में आ जाएंगे। और मेहनत करते रहे, टॉपर बनते रहे। मतलब मुझे तो पता है, जहाँ तक कि मैंने पढ़ाई 10वीं तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करी है। ये अभी इस साल फीस दी और अगले साल पूरी फीस वापस से आ जाएगी। तो मेरी जो स्कूल लाइफ थी मैंने उस पर खूब मेहनत करी है। केवल 1 साल था 9th में जिसमें मैं 2nd रैंक पे था मेरे स्कूल में, बाकी सब टाइम में 1st रैंक पर ही रहा था। और पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई चारा था नहीं। मैं यूँ बोलूँ कि नहीं कि मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, तो ये बात भी सही है कि जब जैसे जैसे आप करते जाओ वैसे वैसे इंटरेस्ट भी जाग उठता है। लेकिन
मेरे पास इसके अलावा कोई चारा था भी नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं क्या करता। तो मैंने मतलब हम एक बहुत छोटे से घर से हैं जिसको बोलते हैं कि हमने दुनिया नहीं देखी, दुनिया में क्या होता है, कौन सा बिजनेस कैसे होता है, ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं। तो हमें तो ये था कि पढ़ना है और कहीं एक नौकरी करनी, और नौकरी में भी एक ख्वाब था कि यार 10,000 रुपये की नौकरी होना चाहिए। पापा 1,000 रुपये कमा रहे, 2,000 रुपये महीना कमा रहे, तो कहीं ना कहीं जहन में ये था कि 10,000 रुपये की नौकरी मिलना चाहिए। तो वो करते रहे। 10वीं 9वीं में खूब क्रिकेट खेला। 9वीं में ईमानदारी से कहा जाए तो जिसको बोलते हैं बिगड़ापन, तो 9वीं में बिगड़ गए थे। स्कूल से बंक भी मारी, क्रिकेट खेलने भी गए, खूब क्रिकेट खेला। मतलब तब 9th में यही था कि यार अपने को अब क्रिकेटर बनना है। तब वो कपिल देव, श्रीनाथ, मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजरुद्दीन वगैरह का समय था। तो उस समय कहीं ना कहीं ये था कि अपने को जावागल, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद वगैरह जब थे, मैं फास्ट बॉल डाला करता था और अच्छी स्पीड रहती थी, आउट स्विंग वगैरह अच्छी जाया करती थी, यॉर्कर ब्लॉक होल में बॉल जो होती थी वो अच्छी जाती थी। तो दोस्त भी चढ़ा दिया करते थे कि ललित तू अच्छा खेलता। तो कहीं ना कहीं उस समय 9th में कहीं ना कहीं एक तमन्ना थी कि अपने को क्रिकेट खेलना है और क्रिकेटर ही बनना है। फिर जब 10वीं में आए तो लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें डिरेल हो गई हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्ती संगत में आ गए जहाँ पर गलत शब्दों का उपयोग करने लग गए। और ये मैं मानता हूँ, मतलब कोई बोले स्वीकारा नहीं, मैं तो स्वीकारता हूँ। ये हुआ 10वीं में, फिर कुछ ऐसा लगा कि नहीं यार अपन ये सोच तो रहे लेकिन ये लाइफ बहुत मुश्किल है, और अपने पास में नहीं एक लेदर बॉल तो हम खरीद नहीं सकते, तो हम कहाँ वो सब चीज़ें सोचेंगे। और बहुत सारी पार्शलिटी होती है, बहुत सारा रिकमेंडेशन होता है, बहुत सी चीज़ों से मैं सुनते थे जैसी। तो फिर 10वीं में वापस से पढ़ाई पर आ गए, सब सारा क्रिकेट का मुँह माया छोड़ दिया और 10वीं में पढ़े, और 10वीं में अच्छी रैंक रही। 10वीं में मेरी देवास जिले में जो है उस समय तो ऐसा लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती थी मेरिट लिस्ट, बट फिर भी जो सोर्सेस थे उन सोर्सेस से मालूम पड़ा। तो भाई मैं 10वीं में पूरे देवास में 4th रैंक पर था, और मेरे से पहले 3 लड़कियाँ थी उस समय, तो लड़कों में मैं फर्स्ट था यूँ कहा जाए। फिर उसके बाद में वापस से क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे, खेलने लगे थोड़ा सा वापस से। तब इंजॉयमेंट के लिए खेलते थे। 9th में तो क्या था, करियर बनाने के लिए खेल रहे थे, तब इंजॉयमेंट के लिए खेलते। तो 10वीं के बाद में फिर कुछ दोस्त लोग जहाँ पर मिले जिनके साथ में मैं खेलता था, क्योंकि वो मुझसे सब बड़े थे। मेरी संगत हमेशा मुझसे बड़े लोगों के उम्र में जो मुझसे बड़े थे उन लोगों से ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर जब गए तो वहाँ कुछ फुटबॉल के खिलाड़ी मिले, हम क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस दिया कि यार ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, या उनसे सुनते थे, क्योंकि वो सो कॉल्ड उस समय के बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे थे, महंगे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमारी फीस से लगभग 5-5 गुना फीस ज़्यादा थी। तो उनसे कुछ गाइडेंस मिला, इंजीनियरिंग के बारे में मालूम पड़ा, क्योंकि वो दौर होता है जब हम को कुछ पता ही नहीं होता कि हमको क्या करना है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर तो हमेशा से चलता हुआ है। तो जो सुनते हैं भाई, कभी पायलट का सुनते तो लगता पायलट बन जाएंगे, कभी लगता एनडीए में जाना है, लेफ्टिनेंट बनना है तो लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। तो इस तरह से तैयारी करते रहे, और फिर मतलब पढ़ाई से ही चीज़ें आगे बढ़ती रही। और तब ये था कि यार अपने को इंजीनियरिंग करना है और अपने को यहाँ से बाहर जाना है, विदेश जाना। अब तो सीधी बात है, अब अमेरिका में जाकर जॉब करनी है और लाखों रुपए अपने को कमाने हैं। देखिए, क्योंकि और कई लोग वो होता है ना कि मतलब कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोगों को वो बोलते हैं कि यार कमाना को वो बुरी तरह से लेते हैं। मैं क्या बुरा क्या है इसमें? सही एक बात है भाई, अगर कमाना बुरा है तो फिर तो गवर्नमेंट को कमाई बंद कर देना चाहिए, इनकम टैक्स तो बंद कर ही देना चाहिए। तो वो उसमें कौन सा है भाई? हम सब चाहते हैं अपने जीवन को बेटर करें। अगर मैं निर्धन घर से हूँ, तो मैं अपने को चाहता हूँ कि मैं अगर अपने आप को एक बेटर घर में ले जाऊँ, तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। और मैंने चूँकि गरीबी में पढ़ाई करी है और मैंने बहुत गरीबी देखी, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में रहा हूँ जिसमें जब सिलावट काम करने के लिए आता था तो उसमें ना माल बनाने वाली प्रोसेस, जिसमें वो सीमेंट, रेती, गिट्टी, पानी वगैरह मिलाकर जो माल बना कर दिया था, वो मेरी मम्मी ने तगारी में बना कर दिया सिलावट को, क्योंकि वो सिलावट के पैसे भी बचाते थे कि वो तगारी में माल बना कर देते थे और वो सिलावट को देते थे। और वो जो चाचा थे, वो चाचा जोड़ाई का काम, प्लास्टर का काम वो करते थे। तो वो जो मजदूर का पैसा होता है, मजदूर का पैसा भी मेरे घर वालों ने बचाया है, क्योंकि हमारे पास में नहीं थे पैसे। मतलब हमने नहीं कभी देखा, मैं विजयनगर में रहता हूँ तो विजयनगर से हमें मान लीजिए सिटी में कोई काम है तो हमने कभी ऑटो से कभी हम आए होंगे, नेवर। मतलब पैदल आ जाते थे। और पापा के पास मेरे मोपेड थी तो मोपेड से आ जाया करते थे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी ऑटो यहाँ से अवेल किया हो, क्योंकि हमारे पॉकेट में नहीं था। मेरे पापा का ये था अच्छा खाओ और अच्छा पढ़ो। मतलब कई लोगों के घर में होता है ना कि शराब या किसी गलत वो चीज़ें, कोई वो नशे वाली चीज़ें रहती, तो मेरे घर में कभी नहीं आई वो। तो हमें तो ये था कि भाई अच्छा पढ़ना और अच्छा खाना है, अच्छे फल फ्रूट्स आए, जितना भाई जो आपकी पॉकेट उस पॉकेट के था, ठीक है। तो इस तरह से बस वो पढ़ते रहे और फिर कुछ अच्छे अचीवमेंट आ गए, अच्छे रैंक वगैरह लगा लिए एग्जाम्स वगैरह में।
तो चीज़ें आगे बढ़ गई, और फिर जब बढ़ गई तो फाइनेंशियल कंडीशन तो कमज़ोर थी। तो कुछ जब नाम हो गया कि अरे लड़का अच्छा है देवास का, ये इसने अच्छा काम करा, अच्छी मेहनत करी, अच्छे रैंक लगा दिए एग्ज़ाम में, तो कुछ बच्चे डाउट्स पूछने के लिए आ जाते थे। बच्चे क्या, वो तो मुझसे मेरे बराबर के थे, मेरे से बड़े थे, क्योंकि हम तो उस दौर में थे जब लोग 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप लेते थे पीईटी जैसे एग्जाम के लिए। तब ये जेईई या AIEEE जैसे एग्जाम नहीं हुआ करती थी, तो वो पीईटी के लिए 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप लेते थे। पॉलिटेक्निक में जाना है जो 10th के बाद होता है एक्चुअली, उसमें लोग 10वीं के बाद 2-2 साल का ड्रॉप लेके पॉलिटेक्निक में पहुंचते थे। तो हम तो मतलब उससे कहीं आगे बढ़ चुके थे, तो नाम हो चुका था। तो वो जो भी दोस्त थे, जो सीनियर्स थे, वो डाउट्स पूछने के लिए आ जाते थे कि ललित ये डाउट बता दे, ये डाउट बता दे, समझाते थे, तो उनको अच्छा भी लगता था। तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई एजुकेशन फील्ड में आने की? जी, तो लड़के पूछते थे तो ये किस दौर की बात रही? सर ये तो मतलब हमने मतलब पढ़ाई करते करते चीज़ें चालू हो गई थी वो, और तब लगा कि नहीं यार, अब दोस्त लोग जब तारीफ करते थे कि ललित तू अच्छा पढ़ाता है, हमको समझ में नहीं आता बाकी किसी से, लेकिन तू हमको फंडामेंटल्स अच्छे क्लियर कर देता है। तो लगा कि यार हमको, फिर हमें भी लगा, मुझे भी लगने लगा, फिलहाल लगा कि यार मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। वरना पढ़ाना तो कभी सोचा नहीं था कि हम टीचर बनेंगे। मतलब टीचर तो एक सबसे आखिरी पायदान का जॉब होता है ना, कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। हमको जो मालूम पड़ता है, उस समय ड्रग इंस्पेक्टर का मालूम पड़ा कि ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर में क्या होता है भैया, बोले साहब आपके जो है वो गवर्नमेंट की एक अच्छी गैजेटेड ऑफिस वाली जॉब है, आपकी साइन की बहुत वैल्यू होती है, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, तो आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाओ, ड्रग इंस्पेक्टर बन जाओ। कैसे जाना है साहब? फार्मेसी से जाना है। तो हमारे टाइम पर फार्मेसी की एग्जाम, फार्मेसी में सिलेक्शन कैसे होता था? 12th के परसेंटेज पर। मैं 12th में देवास का टॉपर था, तो मेरा तो फर्स्ट रैंक लग गया। GSITS में उस समय इंदौर में काउंसलिंग होती थी, सबसे पहला नाम मेरा ही पुकारा गया, मैंने फॉर्म भी भरा, लेकिन मेरी मंजिल IIT वाली थी, तो वो मैंने छोड़ दिया। बट आपको जो मालूम पड़ता, आपको मालूम पड़ता मर्चेंट नेवी, तो आप मर्चेंट नेवी में जाने का कोशिश करते हो। और ये मतलब सीधी बात है, आपको जो मालूम पड़ता वो बनने की कोशिश करते हो। आपको पता भी नहीं है एक्चुअली कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो जिनको नहीं पता होता, बस वो एक मोनोटोनसली काम करते हैं, सडनली दे कम अक्रॉस अनदर न्यू फील्ड, दे स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट पाथ। तो ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को, दोस्तों को मजा आता था, वो बोलते थे अच्छा पढ़ाता है। पढ़ाना शुरू किया, डाउट भी सॉल्व होते थे, रिजल्ट भी अच्छा बनने लगे। तो फिर बस ये है कि बस करते गए कारवा जुड़ता गया। और विजयनगर के 398 AWS मेरा घर है, जो आज भी है, जिसको मैंने बताया, जिसकी मेरी मम्मी ने खुद जो है वो तगारी तोप कर उसमें काम करके बनाया है। और फिर विजयनगर से फिर एक बड़े घर में आए हम, विजयनगर में, जहाँ हमने बड़ा कोचिंग सेंटर किया। फिर लगने लगा कि वो शहर का एक कोना है, वहाँ सब लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। और ईमानदारी से मैं कहूँ तो विजयनगर थोड़ा सा बदनाम भी होता था कि गुंडागर्दी है, रात को लाइटें बंद रहती हैं, और मेरी लेट नाइट तक क्लास 9 बजे 9:30 बजे क्लास छूटती थी। तो थोड़ा सा क्राइम की वहाँ पर, ऐसा बोला जाता क्राइम होता है वहाँ पर। तो फिर सिटी के हार्ट पे आ गए हम लोग, मोती बंगला में आ गए। अब जिस जगह पर मोती बंगला में आए वो तो शहर का हृदय केंद्र है, मतलब उससे अच्छी कोई देवास की जगह नहीं हो सकती। और एकदम शांत, मतलब शहर का हृदय भी है और साथ में वो एकदम शांत जगह है, एक्सेसिबल है, क्रॉस आप कहीं से भी आइए। बस वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। फिर लगा कि अब एक स्कूल बना लेना चाहिए। तो फिर देखिए वो क्या ना कि इच्छाएँ बड़ी कमबख्त होती हैं, खत्म होते से ही दूसरी आ जाती है। तो वो एक इच्छा खत्म होती है, आपके पास दूसरी इच्छा, और मुझे लगता है वो होना भी चाहिए। तभी वही तो हमें संघर्ष करने के लिए मोटिवेट करती है। क्योंकि अगर आपकी वो इच्छा खत्म हो गई कि आपने जो चाहते थे आपने पा लिया, और आप फिर कुछ नई सोच नहीं रख रहे हो, तो फिर कैसे होगा? मतलब यू हैव टू मूव ना, आपको करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। तो वो बस वो करते गए। फिर स्कूल की शुरुआत हुई। तो स्कूल में जब हमने शुरू किया तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे वो कोचिंग वाले हैं, वो स्कूल कैसे चला लेंगे, कोचिंग अलग बात होती है, स्कूल अलग बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो जब वो पॉइंट्स मिलते हैं ना, जब कोई आपको, जिसको बोलते हैं उंगली करता है देसी भाषा में अगर कहा जाए, या कहीं ना कहीं आपको कोई पिंच करता है, तो फिर वो चीज़ें उकसाती है कि नहीं अब करना पड़ेगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप मान लो कि ठीक है उसने बोल दिया, आई गई बात कर लो, या फिर आप उसको पकड़ लो कि अब इसको करके दिखाना है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जब गजला गियर्स में थे तो उनके बॉस ने उनको एक बार कुछ बोला था। बॉस तो बॉस है, बॉस इज नेवर रॉन्ग, या यूँ कहा जाए कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो मेरे पिताजी के बॉस ने एक बार उनको कहा था कि तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा। भाई हो सकता कुछ मिस्टेक हुई हो, ना हुई हो, जो भी हो, मैं ये नहीं बोल सकता, भाई इंसान है। और देखिए जो काम करेगा वो गलती भी करेगा। बल्लेबाज अगर बल्ला पकड़ कर गया है तो आउट भी होगा। आउट तो वही होगा ना जो बल्ला पकड़ के गया, जो बल्ला पकड़ के गया ही नहीं उसको कैसे आउट होगा? तो ये तो वाजिब सी बात है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मेरे ना लिविंग रूम में 2 पंखे हैं। एक पंखा
हमेशा चलता है क्योंकि उसके नीचे हम बैठते हैं, और एक पंखा कम चलता है, कोई गेस्ट आ जाए तभी उसकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो जो पंखे के नीचे हम बैठते हैं वो आप देखेंगे बहुत गंदा है, उस पर ना मिट्टी बहुत है, धूल चिपकी हुई है, और जो नहीं है वो नहीं। तो ये मुझे क्या प्रेरणा देता है, ये मुझे ये प्रेरणा देता है कि जो चल रहा है ना उसी पर गंदगी भी आ रही है, जो चल नहीं रहा उस पर गंदगी भी नहीं आ रही है। तो वो काम करेंगे। तो पापा को मेरे, जैसा मैंने कहा कि किसी ने कहा था कि तुम गरीब लोगों से, मैनेजर उनके, तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा। तो वो जब वो आए उन्होंने बताया तो हमारा जो वातावरण है थोड़ा सा वो रुआसा हो गया, रोना आ गया। मेरे पापा को भी इस समय रोना आ गया, मेरे को भी रोना आ गया, और मैं बड़ा इमोशनल हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब अभी भी मुझे, मैं कई बार कुछ बच्चों से जब बहुत स्नेह रहता है, बहुत प्यार रहता है, जब वो जाते हैं, उनकी जब खत्म हो जाती है जर्नी हमारे साथ में पढ़ाई की, वो जाते हैं तो मतलब बिल्कुल गले मिलकर रोना आता है, बिल्कुल फूट फूट कर, जिसको बोलते हैं सिसक सिसक के रोना आ जाता है। तो मैं हूँ इमोशनल थोड़ा सा। रिजल्ट अच्छा बनता है तब भी रोना आता है, किसी का रिजल्ट जैसा चाहिए था उससे कमतर बना तो भी रोना आता है। तो उन्होंने बोला तो उस समय कहीं ना कहीं वो गुस्सा रहता था कि अंदर है कुछ करना है हमें, हम कब तक गरीब रहेंगे यार। मतलब ये फील था। कई बार होता है ना, कई लोग क्या होते हैं, अमीरों को गाली बकते हैं। मैं ये सोचता था कि हमको बन के दिखाना है यार, जो भी बना है। आज मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है जो अमीर है, जिसके घर में स्कूटर है, जिसके पास में केबल कनेक्शन है, तो मैं इस बात को कोसूं कि यार वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ है, मैं इतने अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ। ऐसा भी मन में फील आता और आया है। फिर ना कई बार लगता था कि यार चल वो अच्छे घर में पैदा हो गया, पर उसके पापा ने तो मेहनत करी होगी ना, ऐसा तो नहीं बन गया वो। वो डॉक्टर है तो आज डॉक्टर का लड़का वो ऐश कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पिताजी ने तो मेहनत करी होगी ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि भाई वो करी है। आज शाहरुख खान के लड़के को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शाहरुख खान ने तो मेहनत करी थी ना। तो मैं शाहरुख खान के लड़के की क्यों रीस करूं, मैं तो शाहरुख खान की रीस करूंगा। तो क्या बुरा है उसमें अगर मैं वो करना भी चाह रहा हूँ तो। हालांकि शाहरुख खान मतलब सच अ बिग पर्सनैलिटी हो सकता है। कुछ लोग इसको देखे तो बोलेंगे अरे आप शाहरुख खान बनने की सोच रहे हो। मैं अपनी फील्ड की बात बोल रहा हूँ। तो वो था ना, उन्होंने जब बोला कि तुमसे नहीं कुछ होगा, तो फिर लगा कि नहीं अब हमको मेहनत करनी है, बहुत अच्छी मेहनत करनी की, अच्छे सक्सेस भी पाई। और एक तो वो भी आया कि जिन मैनेजर ने उनको कहा था उन मैनेजर का बेटा भी मेरे पास में पढ़ कर गया। क्या बात। तो बात ये भी नहीं है कि चलिए मतलब उन्होंने जो बोला, भाई हो सकता है गलती करी हो तो इसलिए बोला होगा, क्यों ना बोला जाए, आखिर वो भी तो जो है मैनेजर वो इस तरह से भी देख सकते हैं, शायद वो उनका प्रेरणादायी, कई बार उनका कहना हमारे लिए प्रेरणादायी हो। और देखिए कई बार नेगेटिव मोटिवेशन देना पड़ता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप या तो फिर मान लो कि यार नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैं तो जिस मोहल्ले का था, जिस कॉलोनी का था, वहाँ तो मतलब हम लोग बहुत से लोग हमारे भी होते थे। अब मैं मेरे दोस्तों को बोलता, मेरे दोस्त बोलते चलो देखते हैं कौन ने बोला, कंधे में हाथ रखते कि कौन प्रॉब्लम दे रहा बताओ। जाके लड़ भी लेते उनसे कि आपने मेरे पापा को ऐसे कैसे बोल दिया। मेरे दोस्त लोग जाके बोलते थे आपने अंकल जी को ऐसे कैसे बोल दिया। हम लड़ भी सकते थे क्योंकि मैं तो जिस मोहल्ले का था वहाँ ये सब चीज़ें कॉमन बात थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने अपने काम आगे बढ़ाता रहा। और वो जो गुस्सा जो मेरे पूरे खानदान में जो हमारी कंडीशन थी, वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो भरा हुआ था ना, वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता रहा और उसी से चीज़ें बनी। और वो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होंगी, भाई जैसे मेरे पिताजी दारा सिंह के बारे में बोलते हैं कि दारा सिंह जब फील्ड में जाता था ना तो पहले खूब मार खाता था, वो खूब मारता, सामने वाला उसका जो अपोनेंट होता था उसको खूब मारता, मार मार के उसकी बॉडी पूरी लाल हो जाती। और जब वो पूरी लाल हो जाती उसके बाद फिर वो मारना शुरू करता। हमने दारा सिंह को नहीं देखा, हमने तो रामायण में देखा है दारा सिंह को, लेकिन हमने जॉन सीना को तो देखा है। तो जॉन सीना की भी यही स्थिति होती है कि वो शुरुआत में खूब मार खाएगा और फिर अचानक से आएगा यू कांट सी मी। तो वो जो चीज़ है कि आपको कोई जब बहुत मारता है, बहुत पीटता है, जब आपका बहुत यूँ कहा जाए कि आपका बहुत शोषण हो जाता है, या आपको जब बहुत ऐसे सामने वाले का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, तब वो आप में एक गुस्सा, एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म, एक मोटिवेशन डाल देता है। और उससे फिर जो है हमने चीज़ें करते गए। फिर जैसे मैंने बताया आपको कि अब मैं वापस से उसी बात पर आ रहा हूँ कि किसी ने बोला कि यार वो कोचिंग वाले वो स्कूल नहीं कर सकते, तो हमको लगा कि नहीं अब स्कूल भी करके दिखाना पड़ेगा। फिर एक किसी स्कूल डायरेक्टर ने बोला था कि जो है उनके यहाँ तो पार्किंग की भी जगह नहीं है, वो क्या स्कूल चलाएंगे, आपने देखा हुआ है मेरा परिसर। तो फिर हमने भी गुस्से में एक बार असेंबली में बोल दिया कि अब तो देवास का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा बेटा तुम्हारा। तो हमने 3 साल का टाइम मांगा था बच्चों से। हमें आज भी याद है, मुझे 2015 में मैंने 3 साल का टाइम मांगा था कि आफ्टर 3 years योर स्कूल इज गोइंग टू बी बिगेस्ट वन इन दिस सिटी। मैंने 2017 में बना दिया था। तो वो जो गुस्सा था कि यार करके दिखाना लोग, मुझे लगता है और मेरे लिए वो प्रतिसाद होता है कि मुझे somehow if someone is provoking me कि कमियां मालूम पड़ती हैं उससे, और वो होना चाहिए। मतलब
देखिए सबके लिए अलग अलग फार्मूला सेट होते हैं, मेरे लिए वो फार्मूला ज़्यादा शायद सुटेबल रहा। इवन समबडी किसी ने कहा कि यार नहीं, उस समय मैंने किया और करके फिर मैंने चीज़ें बढ़ती गई। और अब तो खैर अब हमारा टारगेट, अब जो आज जो स्कूल है वो देवास का ना केवल सबसे बड़ा है, क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पर एक्सक्लूसिव ग्राउंड बन चुका है, स्विमिंग पूल देवास का सबसे बड़ा, 12 महीने आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, वार्म वाटर वाला जिसको गर्म पानी, नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में, हालांकि अपने आप तो वैसे भी कोई ठंड पड़ती नहीं है, बट हाँ उस समय भी हम कर सकते हैं। शूटिंग रेंज देवास की सबसे बड़ी। और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलिए ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा पीछे कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई मतलब जिसको हम बोलते हैं कोई रिच परिवार से हूँ मैं, बिल्कुल नहीं, कोई बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, बिल्कुल नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल रुपीज सपोर्ट बाय एनीवन। कि तो तमाम बातचीत से ये है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को आपने ताकत बनाया और यहाँ तक पहुँचे। ललित सर, निश्चित तौर से आपका जो व्यक्तित्व है और यात्रा है वो बहुत लंबी है और उसको एक एपिसोड में समेट पाना मुश्किल है। हम लगातार एक सीरीज चलाएंगे और उस पर बात करेंगे। चूँकि ये एक प्रारंभिक परिचय इस मंच से था और मुझे लगता है कि हम एक एपिसोड में इसको नहीं समेट पाएंगे, चूँकि समय की बाध्यता है। जी। हम बहुत जल्द फिर बैठेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे बातचीत को। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।